पिछले 2 साल से मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है। और ये कहानी ये सिर्फ एक राज्य के संकट की नहीं है। नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस संघर्ष की जो परतें हैं उन्हें एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कीमत की जो इंसानों ने चुकाई है। आंकड़ा है 258। 258 मौतें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर एक आंकड़े के पीछे एक पूरी जिंदगी थी, एक कहानी थी जो अब खत्म हो चुकी है। और फिर ये नंबर देखिए, 60,000। सोचिए, एक पूरा छोटा सा शहर। इतने लोग अपने ही देश में, अपने ही घर से बेघर हो गए हैं। आज वो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और उनका भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। ये तबाही सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रही, उनके घरों को भी नहीं बख्शा गया। 4,786 घर जलाकर राख कर दिए गए। मतलब पूरे के पूरे मोहल्ले, बस्तियां नक्शे से मिटा दी गईं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कई सालों से जो मणिपुर काफी हद तक शांत था, वो अचानक इस तरह हिंसा की आग में कैसे झुलस गया? इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर के भूगोल को, उसकी बनावट को समझना होगा। देखिए, मणिपुर की जो जमीनी हकीकत है वही असल में इस तनाव की जड़ है। एक तरफ है इम्फाल घाटी, जो पूरे राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहां आधी से ज्यादा आबादी रहती है, ज्यादातर मेती समुदाय के लोग। और दूसरी तरफ है विशाल पहाड़ी इलाके जो 90% है, और यहां रहते हैं कुकी और नागा जैसे आदिवासी समुदाय। तो ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं है, ये अधिकारों का भी बंटवारा है। और इन्हीं अधिकारों के केंद्र में है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा। देखिए, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट या पहचान नहीं है। एसटी दर्जे का मतलब है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण और सबसे जरूरी, जमीन पर अधिकार की कानूनी सुरक्षा। और यकीन मानिए, यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी जड़ है। तो इस पूरे मामले में चिंगारी का काम किया एक कोर्ट ऑर्डर ने। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करे। बस आदिवासी समुदायों को लगा कि ये सीधे सीधे उनकी जमीन और उनके अधिकारों पर हमला है। इसके विरोध में 3 मई को एक मार्च निकाला गया, और वही मार्च हिंसक हो गया, और बस वहीं से हालात काबू से बाहर हो गए। लेकिन वो 3 मई की हिंसा, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके बाद जो हुआ, उसने इन दंगों को एक खूनी जातीय संघर्ष में तब्दील कर दिया। शुरुआती कुछ दिनों और हफ्तों में तो ऐसा लगा जैसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। हजारों घर जला दिए गए, मंदिर, चर्च, कुछ नहीं छोड़ा गया। महीनों तक इंटरनेट शटडाउन रहा। और इसी अंधेरे में दुनिया की नजरों से दूर 2 महिलाओं के साथ हुई उस भयावह घटना का वीडियो सामने आया, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जाहिर है, जब हालात इतने बिगड़े तो इसका राजनीतिक असर भी होना ही था। राज्य सरकार पर नाकामी के आरोप लगे और आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र ने दखल दिया, प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1 साल बाद नया मुख्यमंत्री भी आया, लेकिन चेहरा बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदली। शांति अब भी बहुत दूर थी। और ये देखिए, 2 साल बाद इसी साल 7 अप्रैल की यह घटना। एक 5 साल का बच्चा और एक 5 महीने का नवजात सोते हुए एक बम धमाके में मारे गए। ये घटना चीख चीख कर बताती है कि 2 साल बाद भी इस लड़ाई की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे। तो बड़ा सवाल यही है कि हिंसा रुक क्यों नहीं रही? 2 साल हो गए। असल में ये लड़ाई सिर्फ एक कोर्ट के आदेश की नहीं है। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, और इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जमीन का मुद्दा। आदिवासी समुदायों को डर है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिला तो वो उनकी जमीनें खरीद लेंगे। दूसरा, म्यांमार कनेक्शन। वहां हुए तख्ता पलट के बाद हजारों शरणार्थी मणिपुर आए, जिन्हें मैतेई अवैध अप्रवासी मानते हैं, जबकि कुकी उन्हें अपना ही भाई बंधु। और तीसरा, ड्रग्स और अवैध हथियारों का जाल जो दोनों तरफ फैला हुआ है। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा विस्फोटक कॉकटेल बनाती हैं जिसने एक राजनीतिक मसले को एक अंतहीन जातीय युद्ध में बदल दिया है। अब जाहिर है, जब मामला इतना पेचीदा और गंभीर हो तो सबकी नजरें केंद्र सरकार पर जाती हैं। सवाल उठता है कि उनकी भूमिका क्या रही? क्या शांति के लिए मजबूत कदम उठाए गए? तो अगर हम सरकार के रोल को देखें तो तस्वीर मिलीजुली नजर आती है। हाँ, एक्शन लिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा, सेना और सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई।
लेकिन दूसरी तरफ समाधान के लिए जो राजनीतिक बातचीत होनी चाहिए थी, उसका बड़ा अभाव दिखा। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी बहुत सवाल उठे। तो मतलब एक्शन तो हुआ, लेकिन उसका नतीजा समाधान के रूप में सामने नहीं आया। हाँ, कुछ आंकड़े हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हिंसा से जुड़ी मौतों में कमी आई है। 2024 में 87, 2025 में 58। लेकिन ये आंकड़े तब खोखले लगने लगते हैं जब हम उन 2 बच्चों के बारे में सोचते हैं जिनकी हाल ही में मौत हुई। उनकी मौत इन आंकड़ों में शामिल भी नहीं है। तो क्या सच में हालात सुधरे हैं? आम लोगों के लिए तो सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में मणिपुर का ये पूरा संघर्ष एक बहुत बड़ा और बहुत ही असहज करने वाला सवाल छोड़ जाता है। ये सवाल सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हम कब तक सिर्फ चुनाव और वोट बैंक का गणित देखते रहेंगे? और कब हम इंसानों को, उनकी तकलीफों को देखना शुरू करेंगे? क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की इंसानियत को नहीं समझेंगे, तब तक सच्ची शांति एक सपना ही बनी रहेगी।